नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आज के इस अंक की सबसे पहली खबर है कॉमन ग्रिड से। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल का आह्वान किया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का लक्ष्य 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से परस्पर जोड़ना है। इस कॉमन ग्रिड का उपयोग सौर ऊर्जा को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। दरअसल इस अवधारणा को पहली बार वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रथम सभा के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इस पहल के पीछे तर्क है कि ये विभिन्न टाइम जोन में विस्तृत एक ग्रिड की सहायता से अनियमित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ जोड़ा जा सकता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में भारतीय ग्रिड का मध्य पूर्व, दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रिड्स के साथ अंतर संयोजन है, जबकि दूसरे चरण में पहले चरण के ग्रिड का अफ्रीका के ऊर्जा समुच्चयों तथा नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न देशों में स्थित अन्य देशों के साथ अंतर संयोजन है और तीसरे चरण में वैश्विक अंतर संयोजन शामिल है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से निवेश आकर्षित होंगे, कौशल और प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग होगा। इसके साथ ही परियोजना लागत में कमी आएगी, उच्च दक्षता सुनिश्चित होगी, परिसंपत्तियों के उपयोग में वृद्धि होगी और ऊर्जा तक पहुंच में बढ़ोतरी होगी। आइए अब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के महत्व की बात करते हैं। हालांकि भारत अधिकांश व्यापार संघों में एक भागीदार राष्ट्र है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के माध्यम से ये नेतृत्वकर्ता बनने की योजना निर्मित कर रहा है। ये कई अफ्रीकी बाजारों में चीन की उपस्थिति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए प्रमुख निवेश प्रवाह सुनिश्चित करेगा। ये विशेष रूप से पेरिस जलवायु समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग होने की पृष्ठभूमि में जलवायु परिवर्तन शमन में देशों की सहायता करेगा। आइए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को ये निर्देश दिया है कि बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए अपने कानून निर्मित करें। केंद्र ने राज्य सरकारों से बाढ़ के कारण होने वाली क्षति के शमन के लिए मॉडल बिल फॉर फ्लड प्लेन जोनिंग 1975 की तर्ज पर उपयुक्त कानून का निर्माण करने के लिए कहा है। बाढ़कृत मैदानों और नदी तल के संरक्षण का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है, इसलिए इस पर किसी भी कानून का निर्माण केवल राज्यों द्वारा ही किया जा सकता है। वर्ष 1975 में केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड प्लेन जोनिंग विधेयक का प्रारूप तैयार किया था और इसे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को भेजा था, लेकिन अभी तक केवल मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड ने ही इस प्रारूप विधेयक के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने कानून अधिनियमित किए हैं। दरअसल फ्लड प्लेन जोनिंग का अर्थ है संपूर्ण बाढ़ प्रवण क्षेत्र को भिन्न भिन्न जोन में विभाजित करना। इसके साथ ही बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के विविध जोनों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करना, जिससे बाढ़ के दौरान शून्य क्षति हो। ये गैर संरचनात्मक बाढ़ शमन उपाय है, यानी आपदा जोखिम और इसके प्रभावों को कम करने के लिए ज्ञान, प्रथाओं या समझौते का उपयोग किया जाता है। फ्लड प्लेन जोनिंग से होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता मिलती है और भौम जल का पुनर्भरण होता है। इसके अलावा जल की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है। नदी की जैव विविधता का संरक्षण होता है। अगली खबर वित्तीय शिक्षा से संबंधित है। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 2025 नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का उद्देश्य जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करके उनका सशक्तिकरण करना है, जो उनके धन का बेहतर प्रबंधन करने और भविष्य की योजना के निर्माण के लिए आवश्यक है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण के लिए बहुहितधारक आधारित दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है। वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की आवधिक निगरानी और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कुछ रणनीतिक उद्देश्य भी हैं, जैसे सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित और सतर्क तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करना, प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना, उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति की योजना, अधिकारों, कर्तव्यों और शिकायत निवारण के लिए माध्यमों के बारे में जानकारी,
इस दस्तावेज में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए 5C दृष्टिकोण को अपनाने की अनुशंसा की गई है। ये 5C हैं: सामग्री यानी कंटेंट, विद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के पाठ्यक्रमों में प्रासंगिक सामग्री का समावेश करना। दूसरे C के तहत आती है क्षमता यानी कैपेसिटी, वित्तीय सेवा प्रदायगी में संलिप्त मध्यवर्ती संस्थाओं की क्षमता का विकास करना। तीसरे C के तहत समुदाय यानी कम्युनिटी आती है, जिसमें समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को संधारणीय रीति से प्रसारित करना है। चौथे C के तहत कम्युनिकेशन यानी संचार आता है, वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार के लिए प्रभावी संचार रणनीति विकसित करना। और पांचवें C के तहत कोलैबोरेशन यानी सहयोग है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के मध्य सहयोग में वृद्धि करना इसका लक्ष्य होगा। अगली खबर देश में ड्रोन के परिचालन से संबंधित है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के तहत देश के 70% से अधिक भाग में ड्रोन के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से नो परमिशन नो टेक ऑफ प्रोटोकॉल का पालन करने वाले ड्रोन ऑपरेटरों को देश के ग्रीन यानी अप्रतिबंधित हवाई क्षेत्र और येलो यानी एयर डिफेंस अनुमोदन की आवश्यकता वाले हवाई क्षेत्र में ड्रोन के संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। दरअसल डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भारत में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या ड्रोन के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने एवं इनके परिचालन के प्रबंधन के लिए विकसित एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है। वहीं NPNT एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ड्रोन ऑपरेटरों को भारत में ड्रोन के परिचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वैध अनुमति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये ड्रोन्स को देश के लगभग 70% भूभाग पर उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करेगा। हालांकि रेड जोन्स यानी रक्षा और सामरिक प्रतिष्ठानों, विमानपत्तनों और सीमा क्षेत्रों के निकट के रूप में वर्गीकृत भूभागों पर ड्रोन परिचालन के लिए संबद्ध सुरक्षा एजेंसियों से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आइए अब इस निर्णय का महत्व जानते हैं। ये NPNT ड्रोन्स के विनिर्माण या उनकी खरीद के लिए आत्मविश्वास प्रदान करेगा। अनुमतियों की उचित व्यवस्था के अभाव की वजह से पहले ये संभव नहीं था। विदेशी विनिर्माताओं यानी चीन और फ्रांस के द्वारा निर्मित ड्रोन्स का उपयोग अब अवैध हो जाएगा, क्योंकि ये NPNT के अनुरूप नहीं है। आइए अब जानते हैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये किसी भी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली और सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, ये लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कोचों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, खेलों के विकास में जीवन पर्यंत योगदान करने वाले व्यक्ति को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इस पुरस्कार के माध्यम से ऐसे कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों और व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार, ये पुरस्कार 4 श्रेणियों जिसमें कि भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धि में युवा खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011 से 2036। ये अनुमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा प्रदान किए गए हैं। इन अनुमानों के कुछ निष्कर्ष हैं, जिसमें कि वर्ष 2036 के दौरान लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 952 होने की संभावना है, जबकि 2011 में ये 943 थी। वर्ष 2036 में भारत की जनसंख्या 1% की वार्षिक दर से बढ़कर 151.8 करोड़ हो जाने की अपेक्षा की गई है। वहीं कुल प्रजनन दर वर्ष 2011 से 15 के 2.34 से घटकर वर्ष 2031 से 35 के दौरान 1.72 तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो
वर्ष 2010 में शिशु मृत्यु दर 46 थी। 2031 से 35 के दौरान शिशु मृत्यु दर घटकर 30 पहुंचने की संभावना जताई गई है। पेयजल आपूर्ति तंत्र के लिए प्रारूप मानक। ये प्रारूप भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है। इन मानकों को अनिवार्य घोषित किए जाने का निर्णय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। इन मानकों का उद्देश्य जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करना है। साथ ही इसे लागू करने के लिए चयनित राज्यों के लिए एक समान प्रक्रिया विकसित करना है। ये अपरिष्कृत जल की खरीद, इसके उपचार, वितरण, गुणवत्ता, अनुरक्षण और प्रबंधन के उत्तरदायित्व सहित जल उपयोगिताओं की आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स। घरेलू पूंजी बाजार में पी नोट्स के माध्यम से निवेश जुलाई के अंत तक बढ़कर 63,288 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह ये लगातार चौथी मासिक वृद्धि को दर्शाता है। पी नोट्स विदेशी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके माध्यम से विदेशी निवेशक सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत हुए बिना भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ये पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किए जाते हैं। पंजीकरण की औपचारिकता से राहत और पहचान गोपनीय होने की वजह से पी नोट्स ने लोकप्रियता अर्जित की है। हरित पथ। ये एक मोबाइल ऐप है जो देश भर में हरित राजमार्ग के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। ये राजमार्ग वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी वृद्धि, अनुरक्षण गतिविधियों, लक्ष्यों आदि की निगरानी करेगा। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के तहत हरित भारत संकल्प का शुभारंभ किया था। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया था। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ये मॉनसून जून से सितंबर के दौरान लगभग प्रत्येक 10 से 50 दिनों के लिए हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर ऊष्मा का संवहनीय संचलन है। शोधकर्ताओं को ये पता चला है कि BSISO यानी बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन उत्तरी हिंद महासागर और अरब सागर में उच्च तरंग गतिविधि को प्रेरित करता है। BSISO का अध्ययन भारत के तटवर्ती इलाकों में सागरीय तरंगों के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने और उच्च तरंगों के प्रतिकूल प्रभावों जैसे तटीय बाढ़, अपरदन आदि को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। ये समुद्री नौपरिवहन मार्गों के लिए बेहतर योजना निर्माण करने में भी सहायता करता है। हिल्सा मछली। गुजरात में नर्मदा तट पर निर्मित भाद भूत बांध परियोजना से हिल्सा मछली के प्रवास और प्रजनन चक्र में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। हिल्सा एक समुद्री मछली है। ये मछलियां अपने प्रवास के दौरान धारा के प्रतिकूल गमन करते हुए और सामान्यतः मानसून के महीनों के दौरान भरूच के निकट नर्मदा नदी के मुहाने के आसपास खारे जल में अंडे देने आती हैं। ये एक प्रकार की तैलीय मछली है जो बंगाल और ओडिया व्यंजनों में सामान्य रूप से प्रयुक्त होती है। थंबी महोत्सवम 2020। केरल में पहली बार राजकीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पंतालू इस महोत्सव का आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट है। ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और IUCN CEC के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का भाग है। ड्रैगन फ्लाई और डेमजल फ्लाई, जो कि ड्रैगन फ्लाई की ही एक प्रजाति है, इनके द्वारा पर्यावरण में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं के विषयों में लोगों को शिक्षित करने और जानकारी प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।